Hello, everyone, and welcome to Talk Health Thursdays. Last week, I discussed on Talk Health Thursdays about iron deficient anemia and its symptoms and how to treat it through nutrition and healthy lifestyle. Today's topic on Talk Health Thursdays is acidity and bloating. नाउ एसिडिटी एंड ब्लोटिंग जो हैं दो बहुत ही कॉमन कंसर्न्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इन दोनों प्रॉब्लम्स से जूझती है और उनको बहुत सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स होती हैं इन दो एरियाज में, एसिडिटी पे भी और ब्लोटिंग पे भी. नाउ एसिडिटी जो है उसके लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ जो मेन प्रिस्क्रिप्शन होता है वो है कि एंटासिड ले लेते हैं, जो कि हमें एक बहुत सरफेस लेवल पे हेल्प करता है. बट हम कभी भी जो फाउंडेशन जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं उन पे ध्यान नहीं देते कि हमें किस वजह से एसिडिटी हो रही है, और तब ये एसिडिटी जो है क्रॉनिक हो जाती है और ना सिर्फ अपने लेवल पर एक प्रॉब्लम, एक समस्या, एक हेल्थ कंडीशन बन के रहती है, बल्कि इट बिकम्स अ रूट कॉज फॉर अ लॉट ऑफ अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. उसी तरह से सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जब हम एंटासिड्स लेते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर इनटेक ऑफ एंटासिड्स ऑल्सो लीचेस आउट कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. हमारी बोन्स में से कैल्शियम लीचिंग होती है जो आगे जाके एक ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम डेफिशिएंसी का रोल ले लेती है, और फिर हम लोगों को स्पेशली विमेन को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में मेनोपॉज के आसपास होने लग जाती हैं, या पोस्ट प्रेगनेंसी भी देखा जाता है कि बहुत से लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है अगर वो रेगुलर इनटेक ऑफ एंटासिड्स ले रहे हैं. सो एसिडिटी क्या है तो हम सभी को पता है, एक हार्ट बर्न की फीलिंग, एक फीलिंग की खाऊंगी तो एकदम से जलन हो जाएगी, नहीं खाऊंगी तो भी जलन है. सो एसिडिटी इज अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ, and any kind of symptomatic relief से ज़्यादा important है that we today learn about how to treat, how to improve and how to basically prevent acidity. तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे 6 don't do things के ऊपर, ऐसे 6 points of what you don't need to do if you want to prevent the onset of acidity, if you want to heal your acidity problem. The first thing is don't skip your meals. बहुत से लोगों में देखा गया है कि लेट उठे, ऑफिस के लिए भागना है तो ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, या फिर होम मेकर्स जो होते हैं वो सुबह उठते हैं, उनका एक पूरा रूटीन होता है ऑफ अटेंडिंग टू द किड्स, मेकिंग ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग द हाउस, मेड्स कम, देन दे स्टार्ट सुपरवाइजिंग द मेड्स. सो सुबह का जो एक लंबा टाइम जाता है उसमें देखा जाता है कि इवन इफ दे आर होम मेकर्स, इवन इफ दे आर अप एट 6:37, ब्रेकफास्ट खाते खाते उनको 10:30-11 बज ही जाते हैं. तो दिस इज नियरली अ ह्यूज गैप वेयर आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी है, और जब आप मील स्किप करते हो तो हमारी जो बॉडी है उसमें एक डिफॉल्ट सेटिंग है. उस डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से हमारी बॉडी डाइजेस्टिव एसिड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, रिलीज करती है एवरी 2.5 to 3 hours. ना जब वो एसिड रिलीज होता है और हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में उसको फूड नहीं मिलता टू एक्ट अपॉन, इट स्टार्ट्स कोरोडिंग एंड इरोडिंग द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द स्टमक. हमारा जो स्टमक है उसके अंदर एक बहुत पतली, बहुत सेंसिटिव म्यूकस लाइनिंग होती है. ये जो एसिड है ये उस म्यूकस लाइनिंग को इरोड करने लगता है. जिस प्रकार से यूरिक एसिड अगर आपके स्किन पे लग जाए तो आपको जो बर्निंग सेंसेशन होती है, उसी प्रकार से इस एसिड की बर्निंग सेंसेशन हमारे म्यूकोसल लाइनिंग पे एक अल्सर का फॉर्म ले लेती है, एक करोजन का फॉर्म ले लेती है, जो रेगुलर होने से 2 या 3 साल के अंदर अंदर आपको अल्सर्स की प्रॉब्लम्स भी होने लगेंगी. सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट स्किप योर मील्स. The second thing that you have to also not do if you want to prevent and address acidity is don't have huge gaps between your meals. Again, lot of people, if they're eating their breakfast by 9 o'clock or 10 o'clock, their lunch is coming anywhere from 2:30 to 3 o'clock. Then the dinner is coming about 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock at night. ये जो huge gaps हैं आपके meals के बीच में, अगेन इसमें भी आपका जो स्टमक है वो खाली रहता है. एसिड जो रिलीज हो रहा है एवरी 2.5 hours, वो उसको सबस्ट्रेट नहीं मिलता एक्ट करने के लिए. एंड अगेन द सेम प्रोसेस ऑफ करोजन ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग स्टार्ट्स.
So do not stay on an empty stomach for a long time. Do not have huge gaps between your meals on a regular time. So what can you do? You eat small and frequent meals. Between breakfast and lunch, have a mid-morning snack. Between lunch and dinner, have a mid-evening snack, so that you're eating small and frequent. The third thing that you don't have to do to prevent and treat acidity is do not eat till you are over full. Now this is very very important because ये पहले 2 points का correlation भी है कि अगर आपके meals में huge gaps होंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मील टाइम पे आपको बहुत भूख लगेगी. आप जब बहुत भूख लगेगी, आप उस भूख को मिटाने के लिए बहुत सारा खाना खाएंगे, तो आपकी बॉडी को भी उतना क्वांटिटी ऑफ खाना डाइजेस्ट करने के लिए उतनी ही हाई क्वांटिटी में एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो अगर आपको ऑलरेडी एसिडिटी की समस्या है, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट एंड यू डू नॉट ओवर ईट एट एनी वन टाइम. ओके, so that your body is not going into the mechanism of producing more and more acid. The fourth point that you need to keep in mind is that do not go to bed on a loaded stomach. इंडियन कल्चर में अक्सर देखा जाता है कि हम लोगों के डिनर्स जो हैं बहुत लेट होते हैं, 9:30, 10, कुछ लोगों के 11 बजे, और उसके बाद टीवी देखा, मोबाइल देखा एंड पीपल स्लीप. So if you are going on bed on a loaded stomach, the food does not get digested, and then in the morning you feel that there is heartburn, the food is coming up, it is more acidity in the morning की feeling होती है. और ये एक श्योर शॉर्ट तरीका है एसिडिटी को इनवाइट करने का. सो मेक श्योर दैट योर लास्ट मील इज कमिंग एटलीस्ट 2 hours to 3 hours before your bed time. तो अगर आपका बेड टाइम 11 बजे है तो आप 8 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए, 8 साढ़े 8 बजे तक डिनर कर लीजिए. अब अगर आप 9 बजे डिनर कर रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज आई हैव सेड कि आपका बेड टाइम एंड डिनर के बीच में 3 घंटे का फर्क होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू पोस्टपोन योर बेड टाइम. सो इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग योर बेड टाइम, work towards preponing your dinner. Keep your dinner portions regulated so that you don't wake up with acid reflux the next morning. Similarly, one very important thing is that a lot of people have this habit of bed tea. They wake up to chai या wake up to coffee. A lot of my clients who come to the clinic also say that पेट साफ नहीं होता जब तक हम चाय नहीं पी लेते. Now when you are drinking tea, आप ये देखिए कि पूरी रात आप overnight fasting मोड में रहे हैं. आपका डिनर 8 साढ़े 8 9 बजे आया है और सुबह के 6-7 बजे तक कम से कम 9 घंटे 10 घंटे हो चुके हैं जब तक कि आपका स्टमक खाली है. Now when you wake up to chai, coffee, chai we know is acidic. Chai, coffee, all these things are stimulants, and then they start attacking again the mucosal lining, which is very sensitive. तो इससे भी एसिडिटी इंड्यूस होती है. तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह उठकर आप भीगे हुए बादाम खा लीजिए, या फिर थोड़ा सा लेमन वाटर से अपना दिन की शुरुआत कीजिए, या फिर कोई फल खा लीजिए, बट डू नॉट स्ट्रेट अवे हैव योर टी. इंस्टेड आफ्टर हैविंग द रियल फूड लाइक नट्स और फ्रूट्स, विद इन हाफ एन आवर you could have your cup of tea. So I'm not asking you to give away the cup of tea, but only telling you to create a buffer in your stomach so that the body does not get impacted by the acids of the chai and coffee, and आपकी acidity जो है वो heal हो या आप acidity को prevent कर पाएं. उसी के साथ साथ एसिडिटी को प्रिवेंट करने का मेरा लास्ट पॉइंट ये भी है कि च्यू योर फूड स्लोली. गोइंग ईटिंग ऑन अ रश, ईटिंग ऑन अ गो, मीटिंग है, प्रेजेंटेशंस बनाते बनाते, मीटिंग करते करते खाना इज not very what should I say, it is mindless eating, it is not mindful eating. And when you are eating mindlessly, you also lose control over the quantity or the portions that you are eating. You also lose control over chewing your food. So remember that digestion begins in the mouth. आपके मुंह में जितना आप अच्छे से उसको खाने को च्यू करके अपने स्टमक तक पहुंचाएंगे, उतना ही इजी होगा बॉडी को उसको डाइजेस्ट करना, एंड ऑटोमेटिकली इट विल प्रिवेंट एसिड काइंड ऑफ एसिडिटी और एसिड काइंड ऑफ कंडीशंस इन द बॉडी.
तो अगर आपके एसिडिटी रिलेटेड कोई सवाल है, फील फ्री टू राइट टू मी राइट नाउ सो दैट वी नो एज पार्ट ऑफ माई लाइव सेशन आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस एज वेल. Moving on to the next condition of discussion today, it is bloating. Now bloating is a feeling where lot of people come and tell me एक भारी भारीपन लगता है, रिंग्स जो हैं उंगलियों में टाइट हो जाती हैं, कपड़े जो हैं एकदम से पेट से कस जाते हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने वेट गेन कर लिया है, बट आई जस्ट फील अनईजी. और कई लोगों का कहना ये भी होता है कि जब वो स्किन को दबाते हैं तो वो स्किन जो है उसमें एक डिम्पल सा पड़ जाता है. दैट इज बेसिकली अ साइन ऑफ ब्लोटिंग. So we are now going to talk about 6 conditions, just the way I told you about the 6 don'ts for acidity. I'm going to talk about 6 do's for bloating. तो आपको अगर bloating को prevent करना है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. वो सबसे पहला पॉइंट है check your water intake. कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से, रिड्यूस्ड वाटर इनटेक की वजह से हमारी बॉडी ब्लोटिंग मोड पे चली जाती है. नाउ फॉर अ कॉमन मैन दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज हम सोचेंगे कि अरे पानी तो हम पी नहीं रहे तो फिर ब्लोटिंग क्यों होगी. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन द बॉडी. बॉडी को वाटर की जरूरत है. इनफैक्ट 70% to 80% ऑफ आवर बॉडी वेट, दैट जो बहुत से लोग वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं, 70 to 80% ऑफ दैट वेट दैट यू सी ऑन द वेइंग scale is actually your water weight. It's coming from the water in the body, and water plays extremely important role in all the metabolic functions of the body. So when you are not drinking water, when you forget to drink water, or when you are dehydrated, the body holds on to the water that it has, because it does not let go of that water. तो वो जो वाटर बॉडी ने होल्ड करके रखा हुआ है उसकी वजह से हमें ब्लोटिंग हो सकती है. तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट सप्लाइंग द बॉडी, स्टार्ट नर्चरिंग द बॉडी विद रेगुलर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स. एंड वैसे भी जब भी बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आजकल गर्मियों का सीजन है, हमारे वाटर डिमांड्स बॉडी के जो है बहुत बढ़ जाते हैं, एंड वी नीड टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग द बॉडी वाटर इन proportion to the heat outside. So make sure that you drink, like हमने एसिडिटी के वक्त बात की कि हमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स खाने चाहिए, और मैंने आप लोगों को समझाया भी कि मिड मॉर्निंग, मिड आफ्टरनून, मिड इवनिंग स्नैक्स हम इंक्लूड कर सकते हैं. तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो हैं या मिड इवनिंग स्नैक्स जो हैं उनको आप हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर, छाछ, या फिर कोई भी लोकल सीजनल शरबत, या फिर मिल्क शेक्स. So any fluid which is going in is also going to be nourishing as well as hydrating you. So that is number 1. The second thing that I would want you all to start doing, people who feel bloated, is to start including probiotics in your diets. So probiotics are basically the food item which have a lot of live healthy bacteria, and the more the healthy bacteria in our gut, better our digestion, and better the digestion, lesser the bloating. तो आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं. अब प्रोबायोटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रोबायोटिक्स में आता है घर में जमा हुआ दही, उससे बनी हुई कढ़ी, उससे बनी हुई छाछ, या फिर होममेड पिकल्स, या ये जो पापड़ हमारे हैं, दीज आर ऑल फर्मेंटेड आइटम्स. उसी के साथ साथ एनीथिंग लाइक अ ढोकला, इडली, जिसमें हमने फर्मेंट किया है बैटर को, all those things are also very good sources of not just probiotic bacteria but also vitamin B12. So vitamin B12 and gut bacteria को improve करते हुए probiotics का intake जब हम करेंगे तो हमारी bloating जो है बहुत easily address हो जाएगी. जिन लोगों को ब्लोटिंग की एक क्रॉनिक सी समस्या है उनको B6, विटामिन B6 का भी इस्तेमाल करना चाहिए. एंड B6 का most common source and most easily available source is a banana. Banana is not only high in potassium, it is a good source of vitamin B6. उसी के साथ साथ पीनट, स्वीट पोटैटो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे विटामिन B6 में बहुत अच्छी होती हैं, एंड ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प कराती हैं और ब्लोटिंग को रिड्यूस कराती हैं. अगर आप मील के बाद एक चम्मच में थोड़ा सा घी और काला नमक को मिक्स करके उंगली से चूरन की तरह चाटेंगे तो भी आपको ब्लोटिंग की समस्या से बहुत इजीली छुटकारा मिल सकता है और राहत मिल सकती है. सो मेक श्योर दैट
that you know extremely, especially after lunch and dinner, you should in fact include ghee in your meal, and after the meal you can also have घी एंड काला नमक. इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल. ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक यू नो कॉन्कॉक्शन या कोई चूरन बता रही हूँ. दीज आर टाइम टेस्टेड एंशिएंट इंडियन culinary wisdom practices which treat bloating. उसी के साथ साथ योगा में जो वज्रासन है, मील के बाद किए जाने वाली पूरे वर्ल्ड की इकलौती एक्सरसाइज होती है. जनरली एक्सरसाइज हमेशा खाना खाने के बाद करना मना किया जाता है, बट वज्रासन इज द ओनली आसन विच इज रिकमेंडेड. इन फैक्ट यस, एज आई सेड, इट इज रिकमेंडेड टू बी डन पोस्ट लंच, पोस्ट मील्स. तो अगर आप ब्लोटिंग या एसिडिटी जैसी किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप यू नो उलझे हुए हैं, तो it is very good that you sit in Vajrasan for 2 minutes, 3 minutes, you know, post a meal, which will allow the blood to reach your gut and ease digestion and reduce issues of bloating and acidity. उसी के साथ साथ रात को, अब जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, बहुत देखा गया है कि वो लोग रात को सूप एंड सैलेड टाइप ऑफ मील्स खाते हैं या बहुत सारा यू नो स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स खा लिया. सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव क्रॉनिक ब्लोटिंग एंड एसिडिटी इश्यूज, make sure that your dinners are well cooked. You're not eating or overloading fiber, roughage, raw food at that time, because then it is that is the time where, as Ayurveda also says, that post sunset our body's ability to digest food reduces, because the body is getting into a very restorative mode, a mode where it is working towards rest, repair, healing and excretion. So the whole circadian जो हमारी क्लॉक है, वो डिफरेंट फेजेस ऑफ सन क्लॉक में डिफरेंट एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करती है. तो मेक श्योर दैट योर डिनर्स आर नॉट वेरी हाई ऑन फाइबर, दे आर डेफिनेटली नॉट रॉ, एंड यू आर ईटिंग अर्ली डिनर्स. बहुत देखा गया है कि लोगों को दालों से, थिंग्स लाइक बीन्स जैसे कि छोला, राजमा, इससे भी ब्लोटिंग की इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं. इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू अवॉइड द बीन्स एट नाइट. एंड दूसरा थिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट डूइंग इज that we should start soaking our dals, even if it is moong dal, masoor dal, arhar dal, एनी दाल. आप जो भी दाल नेक्स्ट मॉर्निंग बनाना चाहते हैं, उसको अ नाइट प्रायर आप सोक कर लीजिए. सुबह उठकर उसको एक बारी और धो लीजिए, और जिस पानी में आपने उसको सोक किया है, डिस्कार्ड माने कि उस पानी को आप फेंक दीजिए और फ्रेश पानी में उसे कुक कीजिए. बहुत से एंटी न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें हम फाइटेट्स कहते हैं, वो दालों में प्रेजेंट होते हैं. And these anti-nutrients actually load our system. They make us feel bloated, because they come in the way of easy digestion and assimilation of the nutrients from the dals and beans and lentils. So जब हम इसका पानी डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसमें हमने दाल को सोक किया हुआ है, उसी पानी के साथ साथ ये सब तमाम एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये भी हट जाते हैं. और जब हम फ्रेश तरीके से फ्रेश पानी में इस दाल को बनाते हैं, सोकिंग की वजह से ये दाल इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाती है, और इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर बेटर अवेलेबल फॉर डाइजेशन एंड असिमिलेशन इन द बॉडी. तो as a general guideline, I would recommend everyone should start soaking their dals overnight. And अगर आप दोपहर में कुक करते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग 6-7 o'clock when you wake up, you can soak it in clear water and discard that water, and then cook the dal in fresh water. And avoid the beans. If you already understand your system well and you know that beans or raw food is causing any kind of bloating, then avoid that. There's no way that I recommend that you play with your body. We all need to respect the biofeedback of our system. Our body is talking to us through signs and symptoms, and we have to attend to that. We have to attend to that communication that the body is doing with us. Once we start understanding and start adhering and responding to the body's biofeedback, which is a way of communication of the body with us, then we are definitely progressing towards better health, better metabolism, better assimilation of nutrients. तब हमें supplements like how to
हैव ए फ्लॉलेस स्किन या हाउ टू हैव स्ट्रॉन्ग हेयर, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी बेसलाइन डाइट ही बहुत अच्छी होगी। हमें एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा और इन न्यूट्रिएंट्स से हम अपनी बॉडी के तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए हेल्थ बेनिफिट्स डिराइव कर पाएंगे। सो दिस वाज today's Talk Health Thursday session number 2 on acidity and bloating. I'm sure I have addressed a lot of concerns, questions that you might have. If you're a person who's watching this as a replay, then make sure that you feel free to ask your questions in the comments box below. We did a live last Thursday also, which was my first live on iron deficiency anemia, and that video has already been uploaded on my YouTube channel. You can see it there if you've missed the live. And do ask your questions, do forward, do subscribe to our channels for regular updates of authentic health information and very simple, easy to do practices that will take your health to a next level. Thank you so much. Have a wonderful day.